welcome to Topic Talk. Today we are going to cover agriculture sector of chapter 2, that is Indian economy from 1950 to 1990. So as we saw in our chapter 1, the state of agriculture under the British rule was stagnant and backward. And we saw the main reason of stagnation and backwardness of agriculture sector, that were low productivity, lack of irrigation facility, land settlement system, forced commercialization of agriculture, and gulf between tiller of soil and owner of soil. This we have covered in our chapter 1. If you are new to the channel, you can go and watch chapter 1. You can find the link of the playlist in the I button. क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन दोनों ही थी, इसलिए प्लानर्स को एक रिफॉर्म की सीरीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ी. रिफॉर्म्स मीन्स चेंज, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर चेंज हो सके. अब इस सीरीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए? फर्स्ट वॉज, जो हमें दो पढ़ने हैं, लैंड और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर लैंड रिफॉर्म बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. सेकेंड रिफॉर्म वॉज टेक्निकल रिफॉर्म्स. लैंड के इंटरमीडियरीज कौन थे? जमींदार्स को हटा दिया गया, इंटरमीडियरीज को अबोलिश कर दिया गया, ताकि टिलर ऑफ सॉइल क्या बन जाए? ओनर ऑफ सॉइल. मीन्स लैंड के वापस से वो क्या बन जाए? ओनर बन जाए. अब ये करने का रीज़न क्या था? ये करने का रीज़न ये था ताकि कुछ इंसेंटिव मिल सके टिलर्स को, यानी फार्मर्स को, कल्टीवेटर्स को, ताकि वो अपनी ही ज़मीन पे, अगर वो उसके ओनर बन जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सोचेंगे ना कि हम अपनी ज़मीन पे कुछ इन्वेस्टमेंट करें ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके. इसलिए इंसेंटिव मीन्स गवर्नमेंट उनको जो है मोटिवेट करना चाहती थी, ताकि वो अपनी ज़मीन पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, ताकि वो ज़मीन इम्प्रूव हो. और इम्प्रूव होगा तो मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, लैंड रिफॉर्म का? प्रोमोटिंग इक्वालिटी. पहले इनइक्वालिटी ना, ज़मींदार्स क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, तो एक इनइक्वालिटी बनी हुई थी. तो वो इनइक्वालिटी हटे और इक्वालिटी प्रमोट हो, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए. सो फर्स्ट रिफॉर्म वॉज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. और ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या चल रहा है हमारा? लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. द इंटरमीडियरीज, दिस इज रॉन्ग. द इंटरमीडियरीज वर द इंडिविजुअल्स बिटवीन एक्चुअल टिलर ऑफ सॉइल एंड स्टेट. और वो कौन थे? इंटरमीडियरीज, जमींदार्स. इसको करेक्ट कर लेना, इंटरमीडियरीज इज नहीं आएगा. द इंटरमीडियरीज वर द इंडिविजुअल्स बिटवीन एक्चुअल टिलर ऑफ सॉइल एंड द स्टेट. Let me remove this. Correct it. Intermediaries. So this is correct. The intermediaries were the individuals between actual tiller of soil and the state. रिमेंबर इन फर्स्ट चैप्टर वी स्टडीड स्टेट से मतलब यहाँ पे क्या था? जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. हमने ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीच में इंटरमीडियरीज थे. कौन थे? वो ज़मींदार्स थे. और फिर कौन था? एक्चुअल टिलर ऑफ सॉइल, जो एक्चुअली में कल्टीवेट करते थे ज़मीन को. और फिर ये क्या सिस्टम क्या था लैंड रेवेन्यू का, कि इनको रेवेन्यू जाके देना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को. वो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में कवर किया. तो हमारे एक्चुअल टिलर ऑफ सॉइल कौन है? फार्मर्स. और स्टेट से मतलब क्या यहाँ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब इंटरमीडियरीज को हटा के, ज़मींदार्स को हटा के गवर्नमेंट चाहती क्या थी? गवर्नमेंट चाहती थी टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टीवेटर्स. जो हमारे टिलर ऑफ सॉइल थे, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो बंद हो जाए. सेकेंड, गिव इंसेंटिव्स टू कल्टीवेटर्स टू मीट इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड एज इट्स ओनर. ताकि मोटिवेशन मिले उनको, कुछ इंसेंटिव मिले कि वो अपनी ज़मीन ले और उस ज़मीन के ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करें एज ओनर. ऑब्वियसली अगर आप ओनर बन जाओगे तो आप यही सोचोगे ना कि मैं अपनी ज़मीन के बारे में सोचूं. अगर आपकी ज़मीन ही नहीं तो आप उसके बारे में सोचोगे क्यों? तो इसलिए उनको क्या बना दिया गया? अपनी ज़मीन का वापस से ओनर. Abolition of intermediaries meant that some 200 lakh tenants
केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। अब इससे क्या हुआ, इंटरमीडियरीज जो हट गए, जो बीच में कौन थे, हमारे ज़मींदार थे। अब जब वो ज़मींदार हट गए और ऊपर कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और नीचे कौन था, हमारे टिलर्स, जो हमारे फार्मर्स थे। तो जब ये हट जाएंगे, जब ज़मींदार चले गए, ज़मींदार के जाने के बाद क्या हुआ, जब ज़मींदार हट गए तो जो टिलर ऑफ सॉइल थे, टिलर ऑफ सॉइल डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आए, गवर्नमेंट के, स्टेट के कांटेक्ट में। सो लगभग ऐसे कितने टेनेंट्स थे, ऐसे कितने टिलर ऑफ सॉइल थे, 200 लाख। दिस इज नंबर 2. So second reform was land sealing. Remember we are studying land reforms or institutional reforms. So second was land sealing. Land sealing का मतलब क्या होता है, किसी भी ज़मीन का मैक्सिमम साइज़ तय कर देना, फिक्स कर देना, जो कोई भी एक इंडिविजुअल ओन कर सकता है या जिसका वो ओनर बन सकता है। सपोज़ अगर मैं बोलूँ ज़मीन का इतना सा टुकड़ा ही कोई अपने पास रख सकता है, ज़्यादा बड़ी ज़मीन कोई अपने पास नहीं रख सकता, तो फिक्स कर दिया साइज़ कि इतनी ही ज़मीनें सबके पास होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड सीलिंग। सो लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल कितना मैक्सिमम साइज़ अपने पास रख सकता है या कितने मैक्सिमम साइज़ का ओनर बन सकता है। इसका पर्पस क्या था, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया या क्यों किया गया ये रिफॉर्म, टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स, ताकि ऐसा ना हो कि जो ज़मीन है, सपोज़ बड़ी बड़ी जो ज़मीन है वो किसी एक के पास ही चली जाए या कुछ लोगों के पास ही रहे और बाकी के पास कम ज़मीनें रहे या ज़मीनें रहे ना। टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर इक्वालिटी आए। द सरप्लस लैंड ओवर एंड अबाउ सेलिंग लिमिट, दिस was resumed by the government and redistributed among small land holders. जब सीलिंग हो गई, मैक्सिमम साइज़ फिक्स कर दिया गया, मैक्सिमम साइज़ फिक्स करने के बाद भी अगर कोई ज़मीन बच गई, सपोज़ गवर्नमेंट के पास ज़मीन है, इसमें से मैक्सिमम साइज़ फिक्स कर दिया कि इतनी इतनी ज़मीन है सबके पास जाएगी, ठीक है। इसके बाद भी कोई ज़मीन अगर रह जाती है तो वो जो ज़मीन बची है उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस लैंड। इस लिमिट से ऊपर जो ज़मीन बचेगी या इसके अलावा जो ज़मीन बचेगी वो गवर्नमेंट क्या करती है, वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करती है स्मॉल लैंड होल्डर्स, मतलब जो छोटे किसान थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। होल्डिंग मीन्स लैंड, कंसोलिडेशन मतलब इकट्ठा करना, सब कुछ एक जगह पर लेके आना। सो दिस वॉज डन टू अलॉट लैंड टू फार्मर एट वन प्लेस, ताकि किसानों के पास जो ज़मीन है वो एक ही जगह पे हो। फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग्स, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, जगह जगह पर जो ज़मीन है वो अलग अलग ना होकर एक जगह पर ज़मीन हो जो पहले बिखरी हुई थी, मतलब दिस इज़ द स्कैटर्ड लैंड, और इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। रिमेंबर इट, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टुकड़ों में बटा हुआ, सेम चीज़ स्कैटर्ड होल्डिंग्स, दिस इज फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। जगह जगह अलग अलग ज़मीन है ना, एक जगह नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसोलिडेशन करके इसको एक ज़मीन बना दिया कि अब पूरी एक ज़मीन ही किसानों के पास जाएगी। ये अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी पहले। इससे होता क्या था, जो ये टुकड़ों में बटी हुई थी इससे जो है कॉस्ट बढ़ती थी बहुत ज़्यादा। पहले यहाँ के काम करना है, फिर यहाँ के काम करना है, फिर यहाँ काम करना है, बार बार अलग जगह काम करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है, एफिशिएंसी भी कम हो रही है। ऑब्वियसली बार बार काम करेंगे तो एफिशिएंसी तो कम होगी ना। मान लो एक किसान यहाँ के काम कर रहा है, फिर यहाँ के काम कर रहा है, फिर यहाँ काम कर रहा है दोबारा से, तो एफिशिएंसी कम हो रही है, तो थक भी जाएगा। सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस टू सेव द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, और इसका एम क्या था, टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन। सेम कि जो स्कैटर लैंड होल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंटेशन था वो कम हो और एक ही जगह पे ये कंसोलिडेट हो जाए। सो नेक्स्ट रिफॉर्म वॉज रेगुलेशन ऑफ रेंट। रिमेंबर हमने चैप्टर 1 के अंदर क्या पढ़ा था, ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे इंटरमीडिएरीज, ताकि ये क्या कर सके, फार्मर्स से रेंट ले सके, और इस रेंट को क्या बोला जाता था, लगान, और ये जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, कौन, ज़मींदार्स।
सो इस रेंट के ऊपर, इस लगान के ऊपर क्या हुआ, रेगुलेशन आया कि रेगुलेट किया इसको, ये नहीं कि जितना मर्जी चाहे उतना ले लिया. सो इट वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटोर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स. और ये यहाँ पे थोड़ा इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कर लेना, कोमा रेंट वर रेगुलेटेड, ताकि जो एक्सेसिव, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा रेंट लेते थे, दूसरा वो इलीगल भी था, इलीगल तरीके से लेते थे. तो जो कल्टिवेटर्स थे, जो हमारे किसान थे, उनसे जो रेंट वसूली, जो लगान लिया जाता था ज़रूरत से ज़्यादा और इलीगली, उसके ऊपर एंड लगाया इस रेगुलेशन ने. दूसरा जो रेंट था, जो लगान था कि कितना मर्जी चाहे उतना ले लो एक्सप्लॉइट करके, उसके ऊपर क्या हुआ, रेगुलेशन आया, वो रेंट रेगुलेट हुआ. अब वो रेंट कितना हुआ, जनरली दीज वर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द क्रॉप वैल्यू. जो क्रॉप है, जो फसल है, उसका 1/3, इसका 1/3 एज अ रेंट जाएगा, इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते. सो दिस वॉज रेगुलेशन ऑफ रेंट. इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. अब जो ये लैंड रिफॉर्म्स थे, ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ कमी रह गई, इनकम्प्लीट थे. क्यों? अब ज़मींदार ने क्या किया, ज़्यादातर केसेस में उन्होंने मैनेज कर लिया किसी भी तरह से. क्या मैनेज किया, उन्होंने किसानों को निकाल दिया ज़मीन पे से, जो उन्होंने ज़मीन ले रखी थी, जिसके वो ज़मींदार बने हुए थे, ओनर बने हुए थे. उन्होंने क्या किया, उसमें काम करने वाले ज़मींदारों को, काम करने वाले फार्मर्स को वहाँ से निकाल दिया, या जो उसके ओनर थे उसको निकाल दिया, एविक्ट कर दिया, ताकि वो ये दिखा सके कि वो खुद ही कल्टीवेटर है. मतलब कि उस ज़मीन के ऊपर जो है वो कल्टीवेशन खुद करते हैं. कौन करते हैं, ज़मींदार. कोई टेनेंट या कोई टिलर ऑफ सॉइल नहीं है, वो खुद ही कल्टीवेटर है. और वो क्या हो गए फिर, अगर कल्टीवेटर हुए तो वो क्या बन गए, लेजिटिमेट ओनर ऑफ सॉइल. ये दिखाया ज़्यादातर ज़मींदारों ने. इसके अलावा और क्या किया उन्होंने, द लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन कोर्ट which provided the landlords in a time to avoid the selling act. ओके, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये इन नहीं आएगा, और ये सेलिंग एक्ट नहीं है, ये सीलिंग एक्ट है, जो भी अभी हमने लैंड रिफॉर्म के अंदर देखा था, लैंड सीलिंग एक्ट. सो क्या किया उन्होंने, किसी भी तरह से उन्होंने मैनेज किया, क्या मैनेज किया कि जो टेनेंट्स थे, जो टिलर ऑफ सॉइल थे, उनको निकाल दिया और खुद वहाँ पे कल्टीवेटर बन गए. तो मतलब वो उसके ओनर दिखा दिया उन्होंने कोर्ट में खुद को. दूसरा, इसके अलावा उन्होंने चैलेंज किया, ज़मींदारों ने चैलेंज किया इस लैंड सीलिंग एक्ट को कोर्ट के अंदर. और इस चैलेंज से क्या हुआ, ये होता है ना कि कोर्ट की तारीख मिलती रहती है, तो उसमें टाइम मिल जाता है. अब इसमें उनको टाइम मिल गया कि किसी तरह से वो ये इससे बचने का रास्ता निकाल सके सीलिंग एक्ट से. इसके अलावा और क्या किया, ज़मींदार्स और लैंडलॉर्ड्स मैनेज टू रीच दिस सरप्लस लैंड इन नेम ऑफ देयर क्लोज्ड रिलेटिव्स. अगेन अ टाइपिंग मिस्टेक, it is not reach, it is register. So the correct would be, the landlords managed to register the surplus land in name of their closed relatives. अब इसमें क्या किया उन्होंने, टाइम ले लिया यहाँ पे चैलेंज करके कोर्ट में. अब इस टाइम में उन्होंने क्या कर दिया, किसी भी तरह से उन्हें मैनेज करने का टाइम मिल गया, और उन्होंने क्या मैनेज किया कि उन्होंने जो ज़मीन थी ना, जो एक्स्ट्रा ज़मीन उनके पास बची हुई थी, सरप्लस लैंड, उसको रजिस्टर कर दिया अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार के नाम पे. अब इससे क्या हुआ, वो उनके पास ही रहेगी, ज़मींदारों के पास लैंड, वो जाएगी नहीं टिलर ऑफ सॉइल के पास, कल्टिवेटर्स के पास. अब इससे क्या हुआ, तो जो हमने लैंड रिफॉर्म लाए थे, जो गवर्नमेंट लाई थी, वो लाई इसलिए थी ना ताकि इक्वालिटी हो, कल्टिवेटर्स के पास ज़मीन जाए, पर ऐसा तो हो नहीं पाया पूरी तरह से. सो दिस वॉज द इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन. लेकिन लैंड रिफॉर्म कुछ जगह पे सक्सेसफुल भी रहा. कहाँ पे, केरला, वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन स्टेट्स में क्या था, गवर्नमेंट जो थी वो कमिटेड थी लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी को लेकर टू दी टिलर. मतलब कि जो पॉलिसी, जो लैंड रिफॉर्म लाए गए थे ना टिलर के लिए, इसके लिए कमिटेड थी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसकी फंक्शन जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी. और कोलकाता के अंदर हमारी फर्स्ट जो है कोर्ट भी एस्टेब्लिश हुई थी, सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम पे. लेकिन बाकी स्टेट्स के अंदर इतना कमिटमेंट लेवल नहीं था गवर्नमेंट का, इसीलिए बाकी जगह पे ये लैंड रिफॉर्म इतने सक्सेसफुल नहीं रहे.
सो नेक्स्ट इज आर टेक्निकल रिफॉर्म्स। 2 रिफॉर्म थे ना, फर्स्ट तो लैंड रिफॉर्म है जो हमने अभी कवर किया, जिसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या था, टेक्निकल रिफॉर्म। अब टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर क्या था, टेक्निकल चेंजेस क्या थे, HYV टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो टेक्निकल रिफॉर्म में क्या आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये HYV टेक्नोलॉजी क्या है, HYV टेक्नोलॉजी है HYV सीड्स। HYV सीड्स कौन से सीड्स है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। यील्ड मतलब जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ऐसे सीड्स जिसको यूज़ करके प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं HYV सीड्स। ये नई टेक्नोलॉजी के सीड्स से, इसलिए इसको टेक्निकल रिफॉर्म बोलते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, दिस रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ HYV सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो, जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करें, कैसे, HYV टेक्नोलॉजी के सीड्स को यूज़ करके प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो, पर्टिकुलरली गेहूं का और चावल का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। यही था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इस HYV टेक्नोलॉजी के सीड्स में क्या होता था, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी इंट्रोड्यूस हुए, ये सब भी यूज़ होते थे। सो जो एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे स्टैग्नेशन बन गई थी ना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो स्टैग्नेशन किसने तोड़ी, HYV सीड ने, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हुआ, फिर से बढ़ गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी फिर से ग्रो करने लगा, तो वो जो स्टैग्नेशन था वो ख़त्म हुआ। सो द स्टैग्नेशन इन agriculture during the colonial rule was permanently broken by the green revolution. So इन सीड्स के अंदर क्या होता है, HYV सीड्स में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब का भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ इन सब के साथ साथ क्या होता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सप्लाई भी चाहिए होती है इन सीड्स को, मतलब कि वाटर फैसिलिटी या इरिगेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। द यूज़ ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड करेक्ट क्वांटिटीज़, इनकरेक्ट क्वांटिटीज़, ये सही क्वांटिटी में होने चाहिए, ये भी नहीं कि ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर दिया तो ऑब्वियसली फसल ख़राब होगी। एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, दैट इज़ आवर इरीगेशन फैसिलिटी। द फार्मर्स हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स रिक्वायर्ड reliable irrigation facility as well as financial resources to purchase fertilizer and pesticides. अब जिन फार्मर्स को HYV सीड्स यूज़ करके बेनिफिट लेना था कि वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, अब उनको क्या चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए ताकि वो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स खरीद सके, प्लस उनको ऐसा एरिया भी चाहिए या ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ पे अच्छी सप्लाई हो पानी की, ताकि वो इरिगेशन फैसिलिटी भी यूज़ कर सके, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी। लेट्स सी HYV सीड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। सिंस 1965 HYV seeds started replacing the conventional varieties. It gained popularity for wheat, bajra, rice, maize, ज्वार and cotton in particular. 1965 से ही HYV सीड्स ने जो हमारे कन्वेंशनल सीड्स, जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल सीड्स थे, उनको हटाना शुरू कर दिया, उनकी जगह पे यूज़ होना शुरू कर दिया। और ज़्यादातर जो ये HYV सीड्स थे ये कहाँ पॉपुलर हुए, वीट में, गेहूं की खेती में, बाजरा, राइस, मेज़, ज्वार और कॉटन। अब इन HYV सीड्स के लिए और क्या चाहिए था, रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना फसल के अंदर, ताकि वो ना लगे, उसकी दवाइयाँ। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीजेस, ताकि हम अपनी फसल को बचा सके, ताकि किसान अपनी फसल को बचा सके उन कीड़ों से और जो बीमारियाँ लगती थी उनसे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दे नीड डीप इरीगेशन। HYV सीड्स को डीप इरीगेशन चाहिए, इसलिए इसको वाटर सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज डिवाइडेड इन 2 phases, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज क्या था, 1960 से लेके 1970s के बीच का जो टाइम था उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इस फेज़ के अंदर क्या हुआ था, इस फेज़ के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कुछ ही क्रॉप्स में था, सारी क्रॉप्स में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन
इंक्रीज नहीं हुआ था। कौन सी वो क्रॉप्स थी? वीट एंड राइस। दिस इज वीट, करेक्ट इट। wheat and it was restricted to some regions only। पूरी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, कुछ ही पार्ट्स में, कुछ स्टेट्स में था। कौन कौन से स्टेट्स थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा HYV सीड्स को क्या चाहिए था? वाटर चाहिए था और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए थे, तो इसलिए इनको क्या ज़रूरत थी? रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लस फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। और ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी करेक्ट प्रोपोर्शन में चाहिए, ये नहीं कि जितना मर्जी चाहे उतना डाल लिया। तो इसीलिए इन रीजंस की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है कुछ ही पार्ट्स में या कुछ स्टेट्स में ही सक्सेसफुल हो पाया, कुछ स्टेट्स तक ही गया, पूरी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। अब क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो इसीलिए जो छोटे किसान होंगे वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट नहीं ले पाए होंगे। जो इजीली फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अफोर्ड कर सकते थे उन्हें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिल ही गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली फार्मर्स हु हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द इनपुट्स वर एबल टू गेट द बेनिफिट्स। जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जिनके पास उतना पैसा था कि वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स परचेज कर सके, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का। उन्हीं का जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ। जो छोटे किसान थे वो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ये सब क्या था? ये कब हुआ? ये सब फर्स्ट फेज के अंदर। इफ़ यू आर राइटिंग इसको ठीक कर लेना। ओनली फार्मर्स हु हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज the inputs were able to get the benefits। अब next is second phase of green revolution। second phase कब से कब तक था? 1970s to 1980s। फर्स्ट हमारा कब था? 60 to 70 और फिर 70 to 80 हमारा क्या हुआ? सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इस सेकेंड फेज के अंदर क्या हुआ? इस सेकेंड फेज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो वाइड स्प्रेड हो गया। दिस इज नॉट वाइड, दिस इज वाइड स्प्रेड। मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड था कुछ ही स्टेट्स में, अब वो और ज़्यादा स्टेट्स में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिलने लगा, तो वो वाइड स्प्रेड हुआ, कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड लार्जर नंबर ऑफ क्रॉप्स। हमने देखा फर्स्ट फेज के अंदर सिर्फ 2 ही क्रॉप्स थी। कौन कौन सी क्रॉप्स थी? वीट एंड राइस। अब इनके अलावा दूसरी क्रॉप्स में भी बेनिफिट मिलने लगा ग्रीन रेवोल्यूशन का। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब सेकेंड फेज के अंदर क्या हुआ? क्या चेंज आया? गवर्नमेंट ने भी स्टेप लेना स्टार्ट किया। क्या? जो छोटे किसान थे उनको लोन देना स्टार्ट कर दिया बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि उनके पास भी क्या हो? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो हमने फर्स्ट फेज में देखा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसके पास थे सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो अब इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे तो ये भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड स्मॉल लैंड होल्डर्स एज वेल। गवर्नमेंट के इस स्टेप की वजह से कि उनको भी लोन मिलने लगा, अब वो परचेज कर सकते थे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इसीलिए अब जितने भी छोटे किसान थे उनको भी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला सेकेंड फेज के अंदर। सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स मीन्स सब्सिडी देना भी स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर। अब हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। इसके अंदर हमने HYV सीड्स पढ़े, HYV सीड्स से ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। फिर हमने इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेजेस पढ़े। अब हम देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा क्या हुआ, गेन्स क्या थे इसके। फर्स्ट, देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा था, तो एकदम से जो जंप हुआ था, जंप कहाँ से? स्टैग्नेशन। रिमेंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी? स्टैग्नेशन था, बैकवर्डनेस थी। तो उस बैकवर्डनेस को किसने तोड़ा था? ग्रीन रेवोल्यूशन ने। तो इससे जो एकदम से जंप आया, प्रोडक्शन जो हमारा इंक्रीज हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला बेनिफिट ये था। दूसरा,
जो नए सीड्स आए थे HYV सीड्स, नई टेक्नोलॉजी थी, ये हम टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। सो HYV टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस द लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप के बीच का जो टाइम था वो कम हुआ। कैसे? जब फसल बोते हैं और उससे जब फसल काटने का टाइम आता है तभी तो उसको जाके बेचते हैं ना। तो इस टाइम पीरियड के बीच में, जो ये टाइम पीरियड है, इसके बीच में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, वेट करना पड़ता है ना। तो HYV सीड्स को यूज़ करके क्या हुआ, ये जो टाइम पीरियड था ये रिड्यूस हो गया। अब जल्दी से फसल काट सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था इसको रिड्यूस किसने किया? इस नई टेक्नोलॉजी के सीड ने। नेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग as rise in output started generating marketable surplus. This is important, marketable surplus, इसको भी हम कवर करेंगे अभी हम। सबसिस्टेंस फार्मिंग, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या था? जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तो क्या होता था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर? सबसिस्टेंस फार्मिंग ही होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर? सबसिस्टेंस फार्मिंग से उन्होंने क्या कराना स्टार्ट कर दिया था? कमर्शियल फार्मिंग, ताकि उनका बेनिफिट हो सके। कमर्शियल फार्मिंग किसकी कराते थे वो? इंडिगो की, अपने बेनिफिट के लिए। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। अब क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग होने लगी तो हमारे फार्मर्स को पता चल गया कि भाई कमर्शियल फार्मिंग करके भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं फार्मिंग से भी। तो उनका जो नज़रिया था, ये हमने देखा था ना बेनिफिट्स में, कि जो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे ब्रिटिश रूल के, उससे क्या था कि उनका जो आउटलुक था फार्मर्स का वो चेंज हो गया था, वो अब कमर्शियल आउटलुक भी हो गया था। तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन से अब क्या हुआ, जो फार्मर्स थे वो शिफ्ट करने लगे सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ। अब वो सिर्फ अपने लिए ही प्रोडक्शन नहीं करते थे, अब वो बेचने के लिए भी प्रोडक्शन करते थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन था, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, तो मार्केटेबल सरप्लस जनरेट हो रहा था। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट क्या था इसका? इट लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशिएंसी ये हमने एक कहीं और भी देखा था। कहाँ देखा था? याद करने की कोशिश करो। 5 ईयर प्लान का कॉमन गोल था ये, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ से हमारा एक गोल भी पूरा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन में। यही तो हमारा 5 ईयर प्लान में एक प्लान था ना, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस। ये क्या होता है? द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। वो पोर्शन, वो हिस्सा जो किसान ने अपनी ज़मीन के ऊपर उगाया है और उसको वो मार्केट में ले जाके सेल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस। जिसको बेच के उसको पैसे मिलेंगे, उसी को हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। किसान है, अपनी फैमिली के लिए भी उगाएगा ऑब्वियसली। जो अपने लिए होता है, अपनी फैमिली के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस। ये देखा था हमने, सबसिस्टेंस फार्मिंग। और जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो क्या होती है? टू सेल इन द मार्केट। तो वो पोर्शन जो मार्केट में बेचा जा सकता है उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल आउटपुट माइनस सबसिस्टेंस output equals to marketable surplus. Now let's look at limitations of green revolution. फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। अब इसके लिमिटेशंस क्या आते? सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स को ही कवर कर पाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादातर किसका था? वीट और राइस का। जैसा प्रोडक्शन इंक्रीज वीट और राइस का हुआ, जैसे क्रॉप प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ी, ऐसी क्रॉप प्रोडक्टिविटी दूसरी क्रॉप्स में देखने को नहीं मिली। नो सिमिलर राइज इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब कहीं पे बेनिफिट ज़्यादा था, कहीं बेनिफिट कम था। कहीं पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई क्रॉप्स की, कहीं पे प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। कहीं पे बेनिफिट ज़्यादा मिला, दूसरी तरफ बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं था। सो उसको हम बोलते हैं अनइवन स्प्रेड। जैसे कि कुछ स्टेट्स में, इन सम स्टेट्स इट मेड अ मार्केटेबल सरप्लस। दिस इज मार्केटेबल, इसको करेक्ट कर लेना है, एक साथ लिखना है मार्केटेबल, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। इट मेड अ मार्केटेबल सरप्लस
marketable impact, but in its states like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, उड़ीसा, its impact was low. इसको कट करके यहाँ पे कॉमा कर लेना. वेट, कॉमा. अब जैसे कि स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में हमने देखा मार्केटेबल सरप्लस भी था, मार्केट का इम्पैक्ट भी हुआ था, लेकिन वैसे ही कुछ और स्टेट्स थे जहाँ पे इतना अच्छा इम्पैक्ट इसका हमें देखने को नहीं मिला, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का. तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कवरेज था वो इक्वल नहीं था, अनइवन स्प्रेड था. नेक्स्ट इज गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था गल्फ. गल्फ का मतलब क्या होता है? गैप. जो गैप था, जो गल्फ था रिच और पुअर के बीच का, वो बढ़ता ही गया. क्यों? एज द टेक्नोलॉजी वॉज बियॉन्ड द रीच ऑफ मोस्ट मार्जिनल होल्डर्स. मार्जिनल होल्डर्स मतलब स्मॉल लैंड होल्डर्स. क्योंकि HYV सीड्स के लिए हमने देखा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए इस टेक्नोलॉजी के लिए, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए तो रेगुलर वाटर सप्लाई भी चाहिए. तो इसीलिए जो छोटे किसान थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को परचेज कर पाना. इसलिए जो बड़े किसान थे और जो छोटे किसान थे, इनके बीच का जो गैप था वो टाइम पे बढ़ता चला जा रहा था. तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिवाइड. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक डिवाइड हुआ, या फिर हम उसकी वजह से बोल सकते हैं जो रिच और पुअर के बीच का गैप था वो इंक्रीज होता चला गया ओवर टाइम. लेट्स लुक एट अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आप इसको नोट डाल के लिख सकते हो. नोट, बफर स्टॉक. बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक इंट्रोड्यूस हुआ था 4th 5-year प्लान में. अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट 5-year प्लान आया, फिर सेकंड 5-year प्लान आया, फिर थर्ड आया. तो ऐसे ही जो 4th 5-year प्लान आया था उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था बफर स्टॉक. बफर स्टॉक का मतलब होता है जो रिजर्व बना के रखते हैं हम कमोडिटी का, कौन सी, फूड ग्रेन्स, ताकि उसको हम यूज़ कर सके इमरजेंसीज के टाइम पे. और गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक बनाती है फूड ग्रेन्स का. इमरजेंसी कैसी कैसी इमरजेंसी, जैसे कि जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास स्टॉक रखा हुआ है फूड ग्रेन्स है जिसके अंदर, ताकि उसको रिलीज़ कर सके जब सिचुएशन आए क्रॉप फेलियर की या नेचुरल डिज़ास्टर की. क्रॉप फेलियर मतलब होता है ना फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसी सिचुएशन आए तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? बफर स्टॉक जो हमारे पास रखा हुआ है, जो गवर्नमेंट के पास रखा है. या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया लाइक अर्थक्वेक, लाइक सुनामी, तो उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं. खाने के लिए तो चाहिए ना हर टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या यूज़ कर सकते हैं? बफर स्टॉक. और इस बफर स्टॉक का कहाँ यूज़ किया जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? PDS जिसको हम बोलते हैं, राशन होता है. जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कम रेट पे दिया जाता है फूड ग्रेन्स, तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो इन दो चीज़ों के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है बफर स्टॉक. इसलिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक बना कर रखती है. बफर स्टॉक किसका? फूड ग्रेन्स का. और ये बफर स्टॉक आता कहाँ से है? फार्मर्स से. गवर्नमेंट फार्मर्स से खरीद लेती है और इसको स्टॉक में रखती रहती है. और इन स्टॉक को कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन दो सिचुएशन के अंदर. सो दिस इज बफर स्टॉक. और ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था? ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कहाँ हुई कि ऐसे यूज़ करेंगे? 4th 5-year प्लान. सो नेक्स्ट इज डिबेट ओवर सब्सिडीज. डिबेट ओवर सब्सिडीज में अब क्या है कि सब्सिडी देनी चाहिए या सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर एक डिबेट है. डिबेट मीन्स कुछ लोग इसको फेवर करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं. लोग मतलब इकोनॉमिस्ट. कुछ का कहना है कि हाँ सब्सिडीज़ देनी चाहिए, कुछ का कहना है कि सब्सिडीज़ नहीं देनी चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स बाय ओपोनेंट्स मतलब जो फेवर में नहीं है वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि सब्सिडीज़ देंगे तो क्या होगा? ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस. जो गवर्नमेंट का बजट है, गवर्नमेंट बजट बनाती है हर साल, गवर्नमेंट के और खर्चे भी होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस भी करती है. कहाँ पे करती है? स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर आती है. गवर्नमेंट जो है वेलफेयर भी करती है लोगों का. तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं.
अब इसमें गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ भी देने लगे, सब्सिडीज़ किसके लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, H5 टेक्नोलॉजी के लिए, तो उससे जो है गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है वो ख़राब हो जाएगा, वो बजट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा कहना है जो लोग फेवर नहीं करते। सेकंड, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा, मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स लाइक, उन्होंने बोला कि अगर सब्सिडीज देंगे तो इसका मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट होगा, मतलब कि इसका जो बेनिफिट है वो लोग भी लेंगे जिनके लिए सब्सिडी नहीं है। जैसे कि सब्सिडीज नॉट ओनली बेनिफिट फार्मर्स बट ऑल्सो इनपुट इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि देखो सब्सिडीज गवर्नमेंट तो दे रही है कि बेनिफिट हो फार्मर का, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका फ़ायदा जो है इनपुट इंडस्ट्रीज, जो फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़ है वो भी फ़ायदा उठाती है इसका। अब जो ये बेनिफिट है, ये मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट, ये कैसे मिलता है इंडस्ट्रीज़ को। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट बोलती है कंपनी को आप फर्टिलाइज़र्स बनाओ, पेस्टिसाइड्स बनाओ, सारी चीज़ें बनाओ, लेकिन आप उसकी MRP ना कम रखो ताकि उसको जो है छोटे किसान हैं वो भी अफोर्ड कर सकें, इस रेट पे रखो। कंपनी बोलती है कि नहीं, हमारी जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा आएगी, अगर हम MRP कम कर देंगे तो हमें तो लॉस होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो कॉस्ट आपकी बनाने में आती है और जो MRP हम आपसे कम रखवा रहे हैं, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, ये डिफरेंस हम पे करेंगे। कौन, गवर्नमेंट। सो इसी को क्या बोलते हैं, सब्सिडी। सो इसीलिए क्या पॉइंट दिया गया कि ह्यूज बर्डन पड़ेगा, ज़्यादा बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट फाइनेंसिस के ऊपर, क्योंकि ये खर्चे भी कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। और ये जो बेनिफिट है कि हाँ चलो जो कंपनी है वो बना रही है, उसकी तो कॉस्ट पूरी कवर हो रही है ना, उसका तो रेवेन्यू आ रहा है, उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो कहाँ जा रहा है, वो तो इंडस्ट्री के पास जा रहा है ना। फार्मर्स को सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, लेकिन मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट का मतलब है जिनके लिए बेनिफिट नहीं है उनको भी बेनिफिट जा रहा है बिकॉज ऑफ सब्सिडीज। सो दिस इज मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट। नेक्स्ट इज वेस्टफुल कंजम्पशन। अच्छा, इसके लिए आई कैन रेफर नीम कोटेड यूरिया, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। इसके लिए सब्सिडी मिलती है, उस पर आप देख सकते हैं कि सब्सिडी मिलने से मिस अप्रोप्रिएटेड जो बेनिफिट है, मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट कैसे मिल रहा है इंडस्ट्री को। नेक्स्ट इज वेस्टफुल कंजम्पशन। वेस्टफुल कंजम्पशन कैसे हो सकता है, सपोज एक बच्चा है, सपोज कोई ए है कोई, इसको पॉकेट मनी मिलती है डेली, ठीक है, तो इसको पॉकेट मनी जितनी सपोज 500 मिलती है, तो इसको पता है कि मुझको ये 500 जो है डेली बेसिस पे कहाँ कहाँ स्पेंड करने हैं, या हफ्ते में मंथली बेसिस पे अगर ये सोच रहा है, मान लो ये सोच रहा है कि मेरे को कोई बुक खरीदनी है, तो डेली बेसिस पे इसको पता है कि अगर मान लो मेरी बुक आएगी 1000 की, तो मुझे 2 दिन तक वो पैसे सेव करने होंगे। तो इसको पता है कि ये पैसे इसको कैसे बचाने हैं, कैसे सेव करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, और अपना खर्चा कहाँ कहाँ करना है, किन चीज़ों में करना है, कहाँ नहीं करना, क्योंकि इसकी जो पॉकेट मनी है वो क्या है, लिमिटेड। अब सपोज इसी की जगह हम कर देते हैं, इसकी जो पॉकेट मनी है ना वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना पैसा ये ले सकता है अपनी फैमिली से। अगर इसको ज़रूरत है 1K की, 1K मिल जाएगी, 2K की ज़रूरत है 2000 मिल जाएंगे, इवन 10K की ज़रूरत है वो भी मिल जाएंगे। तो क्या अब ये जो अपना खर्चा करेगा, जो अपना एक्सपेंडिचर करेगा, वो सोच समझ के करेगा? जो अपना कंजम्पशन अब ये करेगा, क्या वो सोच समझ के करेगा? ये इसको जो चाहिए होगा वो ले सकता है ना। इनफैक्ट अगर जितनी इसको ज़रूरत होगी, सपोज करो इसको चाहिए 1 चॉकलेट चाहिए, तो 1 की जगह 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, क्योंकि इसके पास उतने पैसे हैं, पीछे से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड है इसके पास। तो सपोज करो ये खा सकता था सिर्फ 2, लेकिन इसने खरीद ली 4। इसका कोई सिबलिंग भी नहीं है, ये किसी को दे भी नहीं रहा, बहुत बुरा बच्चा है। तो इसने जो बची हुई 2 है वो फेंक दी, क्योंकि इसके पास तो पैसे है, कल को फिर से खरीद सकता है। तो वो जो इसने 2 फेंकी वो क्या हुआ,
वेस्टफुल कंजम्पशन। वेस्ट ही हुआ ना वो कंजम्पशन तो हुआ ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन। अब इसी तरह से सोचो, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लो MRP पे मिल रहा है सारा सामान, सब्सिडाइज्ड है फर्टिलाइजर सारी चीज़, तो जो किसान है उनको तो पता नहीं ना मार्केट में जो डिमांड सप्लाई है वो क्या चल रही है, उनको तो कम रेट पे मिल रहा है अपना सामान। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब सपोज करो आपको 10 रुपये का सामान मिलता रहे, चाहे मार्केट में वो 100 रुपये का भी जा रहा हो, 200 का भी जा रहा हो, 300 का भी हो रहा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो आपको 10 रुपये में मिल रहा है ना। तो क्या आप सोच समझ के उसका कंजम्पशन करोगे? वहाँ चांसेस नहीं है वेस्टफुल कंजम्पशन होने के, बिल्कुल चांसेस हैं। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वेस्टफुल कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है उस चीज़ का, क्योंकि डिमांड सप्लाई का या मार्केट का तो आपको कुछ पता ही नहीं है ना, आपको तो 10 रुपये में मिल रहा है वो सामान। तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज वाटर इज स्केयर रिसोर्स, सपोज क्या वाटर तो स्केयर रिसोर्स है ही, ठीक है, लेकिन आपके घर में मान लो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर आ रही है और वो भी कम रेट पे, ठीक है, आपका पानी का बिल कम आता है और आपको पता है पानी आता रहेगा। सपोज करते हैं ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा सिचुएशन है कि पानी आता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है, आपको नहीं पता दूसरे के घर में पानी है नहीं है, कहाँ पानी की जो कमी है वो हो रही है नहीं हो रही, तो आप तो वाटर यूज़ करोगे ना। सो जितनी पानी की ज़रूरत नहीं भी होगी उतना भी पानी यूज़ होगा, या पानी वेस्ट भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन। आर्ग्यूमेंट्स बाय प्रोपोनेंट्स, जो लोग फेवर करते हैं कि सब्सिडीज़ देनी चाहिए, अब ये लोग क्या बोलते हैं जो फेवर में है कि सब्सिडीज़ देनी चाहिए, ये लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ अ रिस्की बिजनेस। रिस्की बिजनेस मतलब डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, जहाँ पे रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं है, अगर रेनफॉल हुई तो फसल अच्छी होगी, रेनफॉल नहीं हुई तो फसल ख़राब हो जाएगी, तो रिस्की बिजनेस है। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए हमें ये नहीं पता जो रिसोर्सेज लगेंगे, जो छोटे किसान हैं उनके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको परचेज करने के लिए नहीं। सो इन इंडिया सब्सिडीज आर नीडेड बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर पुअर एंड डू नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स टू परचेज द रिक्वायर्ड इनपुट्स। इंडिया के अंदर जो लार्जर प्रोपोर्शन है वो किसका है, स्मॉल फार्मर्स का, जो अमीर किसान है वो हैं लेकिन कम है, तो लार्जर प्रोपोर्शन किसका है, प्रोपोर्शन सॉरी, वो किसका है, छोटे किसानों का, जो परचेज नहीं कर सकते। तो मेजरली अगर वेलफेयर देखें तो सब्सिडीज देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट वन, नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, क्या आर्गुमेंट दिया कि सब्सिडीज अगर हटा देंगे, चलो आप बोलते हो कि सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, अगर सब्सिडीज हटा दी, द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर विल एक्सपेंड। जो अमीर और गरीब किसान हैं इनके बीच का जो गैप है, जो इकोनॉमिक डिवाइड है वो बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक डिवाइड याद है, हमने इकोनॉमिक डिवाइड देखा था, क्या इकोनॉमिक डिवाइड, गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, ये बढ़ जाएगा अगर सब्सिडीज़ नहीं दी, क्योंकि छोटे किसान तो अफोर्ड कर नहीं सकते और जो अमीर किसान है सिर्फ वही अफोर्ड कर पाएंगे, वही बेनिफिट ले पाएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो छोटे किसान हैं वो तो बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो जो डिफरेंस है इनके बीच की, जो इनइक्वालिटी है वो तो बढ़ती जाएगी, तो सब्सिडीज़ देना ज़रूरी है। So this was all about agriculture sector. I hope you like. If you like, please share and subscribe to the channel so that you can get notified for next videos. In the next video, we will cover industrial sector. कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए 1950 से लेके 1990 के बीच में। आज हमने कवर किया एग्रीकल्चर सेक्टर। सो जो कमेंट था जिसमें पूछा गया था सेक्टरल चेंजेस क्या क्या होते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, क्या क्या है, सो हमने आज कवर किया एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप देख सकते हो 1950 से लेकर 1990 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। सो स्टेप बाय स्टेप वी आर कवरिंग ऑल द सेक्टरल चेंजेस। सो थैंक you so much for watching till end. We will meet in the next video.